बच्चों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं पाठ को अभी तक हमने पढ़ा है। तो लेखक ने क्या कहा है इसमें कि जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो। अगर हमारी मानसिक स्थिति सही है तो हमारे अंदर उत्साह और लिखने की क्षमता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो इसी के आगे का एक्सरसाइज हम देख रहे हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन में, समाज में हर दिन हर समय कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। और तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए। अगर समाज में सुधार की आवश्यकता न होती तो समाज को सुधारने की आवश्यकता ही क्या थी। लेकिन चूंकि समाज में कमियां हैं, पहले से थी, उनमें सुधार होता जाता है, नई कमियां उत्पन्न होती जाती हैं और उन कमियों को सुधारने के लिए फिर नए सुधारक माने कमियों को सुधारने वाले जन्म लेते हैं। पर सुधारों का अंत कब हुआ? लेखक क्या कह रहा है कि सुधार का अंत कब हुआ, अर्थात सुधारने की स्थिति कभी भी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि समाज में कमियां समाप्त होती ही नहीं है। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं हो जाती है। ये जो हमने नाम लिए समय के साथ 400 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, हर युग में, हर शताब्दी में, हर वर्ष में कोई ना कोई समाज सुधारक हमारे समाज में निरंतर बना रहा है। लेकिन क्या हमारे समाज का सुधार हो गया? क्या आगे समाज सुधारकों की आवश्यकता नहीं है? नहीं बेटा, हमारे समाज का सुधार तो हुआ, लेकिन नई नई आवश्यकताएं, नई नई कमियां दिखने लगी और उन कमियों को सुधारने के प्रयास में नए नए सुधारक भी उत्पन्न होते चले गए। सुधारकों का दल गांव-गांव, नगर-नगर और गांव-गांव में होता है। करे समाज सुधार करने वालों का जो दल है, दल माने समूह, वो हर नगर में, नगर माने शहर में और हर गांव में होता है। आप भी देखिए, जरा सी गलती होगी तो उस गलती को सुधारने के लिए कई लोग आ जाएंगे और सब नए नए उदाहरण प्रस्तुत करने लगेंगे कि आपको इस गलती से उबार देंगे। ठीक है ना? तो ये एक कॉमन चीज हो गई है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। अब ये लिखिएगा नहीं, साधारण उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जैसे प्राचीन काल में लोग शौच के लिए खेतों में जाया करते थे, लेकिन नवीन परिस्थितियों में ना तो खेत ही इतने रह गए, शहरों में तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही बाहर जाने की स्थिति होती है, गंदगी भी फैलती है, बीमारियां भी फैलती हैं। तो एक नया सुधार क्या महसूस किया गया कि घर घर में शौचालय होना चाहिए। ठीक है ना? इसके लिए सरकार ने पैसा भी दिया, लेकिन सुधार भी हुआ और कुछ पैसा लोगों ने खा के खत्म भी कर दिया। अब जब फिर जांच होगी फिर उसमें सुधार होगा, तो सुधार होता जाता है और कमियां बनती रहती हैं। एक उदाहरण मात्र ये दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए है। न दोषों का अंत होता है न सुधारों का। एक सुधार के लिए हम कुछ नई योजना बनाते हैं और उसमें नए दोष उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उसको सुधार करने के लिए नए सुधारक उत्पन्न होते हैं। उन जो सुधार वो किए गए हैं, जिन चीजों को हमारे यहाँ संभाला गया, सही किया गया,
उसमें फिर से सुधार करने की आवश्यकता पड़ती। सुधार करना माने सुंदर रूप देना, कमियों को दूर करना, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि यह जीवन प्रगतिशील है। अगर इसमें सुधार ना हो, इसमें कमियां ना हो, तो जीवन वहीं पर ठहर जाएगा। तो बेटा इसमें गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो गद्यांश के पाठ का नाम है क्या लिखूं और लेखक का नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो क्या कह रहे हैं, समाज सुधारकों का दल गांव-गांव और शहर-शहर में रहता है, यहाँ से रेखांकित अंश है। तो लेखक कह रहे हैं कि मानव समाज बहुत विस्तृत है, इसमें हमेशा सुधार होता रहता है, ठीक है। और बुद्ध से लेकर के गांधी जी तक सुधारकों के एक बड़े समूह का जन्म इसी देश में हुआ है। जीवन में दोषों की श्रृंखला बहुत ही लंबी, श्रृंखला माने कड़ी बहुत लंबी होती है, इसलिए जो सुधार करने का क्रम है वो हमेशा बना रहता है, सदैव चलता रहता है। सुधारकों के दल प्रत्येक गांव में होते हैं, प्रत्येक नगर में होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सुधारकों के दल न होते हो। जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हैं और नए नए क्षेत्र उत्पन्न भी होते जाते हैं, और हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है जिसमें सुधार की संभावना होती है, आवश्यकता होती है। सुधार किए जाने पर इनमें उस समय सुधार तो हो जाता है, लेकिन आगे के समय में जा कर के उसमें पुनः दोष उत्पन्न होने लगते हैं और फिर से उसमें सुधार किया जाने का कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। इसी सुधार के क्रम में परिवर्तनशीलता से जीवन प्रगतिशील बनता जाता है। अगर हमारे जीवन में कोई कार्य ही ना हो तो हम एक जगह रुक जाएंगे, इसलिए क्या होता है, प्रगतिशीलता के लिए सुधार भी जरूरी होता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई? तो बेटा इसका उत्तर तो यही है कि मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई भी समय नहीं था जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। कुछ प्रमुख सुधारकों के नाम तो बेटा आपने आपको बता दिया है, नानक, गौतम बुद्ध, ठीक है, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और भी बहुत सारे हैं, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक देव, ये सभी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट पैसेज है बेटा, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, और दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहना चाहा है कि जो हम साहित्य है हमारा, जिसमें हम साहित्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको ऐसा लगता है कि हमने अब पूरा रचना करके जो है बहुत बड़ा काम कर लिया है, ठीक है। निर्माण जो साहित्य का हो रहा है प्रगतिशील संघ में, कि प्रगतिशीलता के हिसाब से नए नए साहित्य का निर्माण हो रहा है, और जो निर्माण करता वो ये समझता है कि उसका भविष्य जो है, जो हमारे देश का भविष्य है, जो उसका गौरव है, वो उसके साहित्य के अनुसार ही निर्मित हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो साहित्य लिखता है व्यक्ति, जो वर्तमान में साहित्य लिख रहा है, वो भी आगे चलकर क्या होता है, भूतकाल बन जाता था, अतीत बन जाता है, ठीक है। अतीत का स्मारक माने जैसे प्राचीन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, ऊपर से टूटने लगी हैं, लेकिन वो प्राचीन स्मारक है। उसी तरह से जो साहित्य है वो भी पुराना हो जाएगा, और फिर जो आज के युवक हैं वो वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है। और जब वृद्ध हो जाएंगे तो वो फिर अपने पुराने दिनों को याद करेंगे और सोचेंगे मेरा पुराना दिन कितना अच्छा था,
काश ये वापस आ जाता। वो भी पुराने दिन के सपने को देखने लगेंगे। उसके स्थान पर क्या होगा, जो तरुण, जो युवा वृद्ध हो जाएंगे, उनके स्थान पे क्या होगा, जो आज बच्चे हैं वो युवा बन करके आ जाएंगे। ठीक है, वो युवा बन जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि युवकों का फिर नया समूह आ जाएगा। जो भविष्य के सपने देखेगा वो क्या देखेगा कि भविष्य में हमारे कितना उज्जवल होगा, कितनी अच्छी उम्मीदें होंगी, कैसी नौकरियां होंगी। वो भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं होगा, वो अपने भविष्य से खुश होना चाहेगा। युवा जो है वो आज अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है और कल वो अपने अतीत को चाहेगा। अतीत तो वही होगा ना बेटा जो आज उसका वर्तमान है। संतुष्ट वो आज भी नहीं, संतुष्ट वो कल भी नहीं था। इसी प्रकार से जो युवक का दल आएगा वो फिर सोचेगा मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। जो भविष्य के स्वप्न देखेगा अर्थात वो भी अपने भविष्य में ऊंचा उठने का सपना देखेगा और दोनों के ही सपने उनको सुख प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, दूर के ढोल सुहावने होते, इसको आप विस्तार से समझ लीजिए, नहीं आप भूल जाते हो कि कुछ चीजों की हम बहुत प्रशंसा सुनते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना आगरा बहुत सुंदर है, हमें घूमने जाना चाहिए, वहाँ ताजमहल है। लेकिन जब आगरा के आप पुराने इलाके में जाओगे ना तो छोटी छोटी पतली पतली गंदी बदबूदार गलियां भी होंगी। तो उसको देख करके आपके मन में क्या आएगा कि क्या यही आगरा है जिसकी मैंने प्रशंसा सुनी थी। एक मात्र उदाहरण है कि कुछ चीजें जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वो वास्तव में उतनी सुंदर नहीं होती हैं जितनी कि हम उनको सुनते और समझते हैं। अब बेटा इसकी व्याख्या एक सीक्वेंस में ध्यान से सुनेंगे आप कि विद्वान लेखक बख्शी जी साहित्य के जो प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य दोनों के ही सपने देखता है। ठीक है, भविष्य अच्छा होगा ये सोचता है और वर्तमान से दुखी रहता है। इसी प्रकार जो प्रगतिवादी रचनाकार है वो समझते हैं कि मैंने संसार में बहुत प्रगति कर देंगे मेरे साहित्य के द्वारा। लेकिन क्या होता है, ऐसा संभव नहीं होता है। वो भी एक समय जो है पुराना हो जाता है और उसमें भी सुधार की आवश्यकता होती है। किंतु कुछ समय के बाद क्या होता है, उसके साहित्य रूपी इमारत जो है, उसकी जो साहित्य की इमारत है वो भी धराशायी हो जाती है और उसकी जगह फिर कुछ नए लेखक आ जाते हैं जो अपनी रचना लिख करके प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, और तरुण का दल कह रहे हैं कि आज जो युवक है वो बूढ़ा होने के बाद अतीत के गुण गाएगा, प्राचीन काल को याद करके प्रसन्न होता है। और जो बच्चे बड़े होकर के युवा बन जाते हैं वो अपने भविष्य के स्वप्न के साथ खुश रहता है कि भविष्य में अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान से जैसे पहले के समय में लोग असंतुष्ट थे, आज हैं वैसे ही वो असंतुष्ट बने रहेंगे, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं।